जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हैं जिसका नाम है मातृत्व मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, यहाँ से मैटरनल से एम लिए और मोर्टिलिटी से एम लिए और रेट से आर लिए, तो ये हो गया शॉर्ट में MMR। ये जो टॉपिक है ये जनन स्वास्थ्य का ही है। अभी कंटिन्यू हम लोग जनन स्वास्थ्य को ही पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा को देखे थे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि जनन स्वास्थ्य की क्या समस्या है और उससे संबंधित जो यौन शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, समाज में क्या इसका अवधारणा है, इसका क्या सोच है, इन सब पहलुओं को देखे थे। आज हम लोग तीसरा वीडियो में क्या देख रहे हैं कि मातृ मृत्यु दर क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म कैसे लेता है, स्वाभाविक है कि वो अपने माँ के गर्भ से जन्म लेता है। और कोई भी माँ जब गर्भ धारण करती है तो वो 9 महीने तक अपने बच्चे को, अपने शिशु को अपने गर्भ में वो रखती है। इस दौरान क्या होता है कि उस शिशु का, जिसे अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो उस जायगोट का विकास होता है। माँ के यूटेरस में, माँ के गर्भाशय में उस शिशु का विकास होता है और 9 महीना पूरने के बाद क्या होता है, उस शिशु का जन्म होता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी माताएं हैं जो प्रसव के दौरान, बच्चा को जन्म देने के दौरान या उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो इसी के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर को परिभाषित किया गया है। जो WHO ने एक परिभाषा दी है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसने क्या परिभाषा दिया कि अगर मान लिया जाए कि 1 लाख शिशु का जन्म हो रहा है, जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो ये मान लिया जाए कि एक ज्योग्राफिकल एरिया भारत है। इसमें एक साल में 1 लाख शिशु का जन्म हुआ और जन्म होने पर तो जितनी माताओं की मृत्यु हो गई, 1 लाख शिशु के जन्म होने पर जितनी माताओं की मृत्यु हो गई, इसी को क्या कहा जाएगा, मातृ मृत्यु दर। इसी को क्या कहा जाएगा, मातृ मृत्यु दर। इसका मतलब हुआ कि मातृ मृत्यु दर की गणना प्रति लाख किया जाता है। 1 लाख में शिशु के जन्म पर जितनी माताओं की मृत्यु होती है उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको अक्सर कंपटीशन के एग्ज़ाम में हो या बोर्ड के एग्ज़ाम में या जहाँ भी हो, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, प्रति सैकड़ा या प्रति हजार या प्रति लाख। तो क्या उसका जवाब होगा, प्रति लाख। जब भी मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है तो प्रति लाख में की जाती है कि 1 लाख शिशु का जन्म हुआ, 1 लाख बच्चे का जब जन्म हुआ तो 1 लाख बच्चे को जन्म देने वाली माता जो है, तो 1 लाख माँ हुई, तो उसमें कितनी माँ की मृत्यु हो गई, उसी को क्या कहेंगे, मातृ मृत्यु दर। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी गणना कौन करेगा, क्योंकि माताएं तो बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो अपने प्रसव को हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म देती है, जिनका प्रसव हॉस्पिटल में होता है। कुछ ऐसी भी माताएं हैं जो अपने शिशु को अपने घर में ही बच्चे को जन्म देती है। तो आखिर इसकी गणना कौन करता है, इसका कैलकुलेशन कौन करता है, कैसे पता चलता है कि 1 लाख में कितनी माताओं की मृत्यु हुई है। तो एक देखिए है क्या कि गृह मंत्रालय, आप लोग जानते होंगे गृह मंत्रालय, अभी भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो होम मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय। ये रजिस्ट्रार जनरल का जो ऑफिस होता है, तो वो इसका गणना करता है। और ये प्रणाली क्या है, उसका प्रणाली का नाम है नमूना पंजीकरण प्रणाली, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसको शॉर्ट में कहते हैं SRS, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय क्या करता है, इसकी गणना करता है। तो आप समझ गए कि मातृ मृत्यु दर किसको कहेंगे। एक बार फिर से हम लोग देखें, मातृ मृत्यु दर क्या किसको कहेंगे कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर समय फिक्स रहेगा, ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहेगा। जैसे कोई राज्य है, कोई देश है, कोई जिला है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, तो एक
निश्चित भूभाग है, एक निश्चित क्षेत्र है और टाइम पीरियड भी निश्चित है। तो उसमें 1 लाख शिशु का जन्म हुआ, तो जीवित शिशु 1 लाख जीवित शिशु का जब जन्म हुआ तो उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हो गई? जन्म के दौरान, बच्चे को जन्म देने के दौरान या जन्म देने के बाद कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, इसी को क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि मृत्यु का जो कारण होगा उसमें आकस्मिक, एक्सीडेंटल और अप्रत्याशित कारण को छोड़कर, मतलब नॉर्मली अगर वो डेथ हुई है या मान, तब जाकर इसकी गणना करेंगे, इसमें मातृत्व मृत्यु दर में उसको डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंटल मान लिया जाए कि एक्सीडेंट के कारण कोई गर्भवती महिला की मौत हो जाती है तो उसकी गणना एमएमआर में नहीं होगा, उसकी गणना इसमें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, गणना करते हैं कि प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद या प्रसव की अवस्था में जो प्रसव के बाद जो माँ है तो उनकी मृत्यु अगर हो रही है प्रति लाख शिशु के आधार पर हम लोग करते हैं। अगर भारत को के संदर्भ हम लोग देखें तो मातृत्व मृत्यु दर में तेज़ी से गिरावट आ रही है। ये भारत के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि जैसे जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंच पा रही है, सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो देखते हैं कि 2014-16 के बीच में भारत में एमएमआर, मातृत्व मृत्यु दर, मतलब 1 लाख अगर बच्चा का जन्म हुआ तो उसमें 130 ऐसी माताएं थी जिनकी मृत्यु हो जाती थी। वही 2015 से 17 के बीच में अगर हम लोग देखें तो यह घटकर 122 पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 1 लाख माँ अगर शिशु को जन्म दी तो उसमें 122 ऐसी माताएं थी जिनकी मृत्यु हो जाती थी, लेकिन 2015-17 के बीच में यह घटकर 122 हो गया। वहीं 16 से 18 के बीच में यह घटकर 113 पर आंकड़ा आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे यह आंकड़ा में कमी हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि एमएमआर जितना कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों में जो जनन स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूकता फैलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सफलीभूत हो रहा है, सफल हो रहा है, उसका फ़ायदा लोगों को पहुंच पा रहा है, जो इस आंकड़े से में भी प्रदर्शित हो रहा है, इस आंकड़े से भी दिख रहा है स्पष्ट रूप से। अगर हम लोग राज्य के संदर्भ में देखें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा एमएमआर है, मातृ मृत्यु दर है, तो देखिए सबसे ज़्यादा असम में है। असम में अगर 1 लाख शिशु का जन्म हुआ तो उसमें 215 ऐसी माताएं हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर बिहार के संदर्भ देखें तो यह 149 है। लेकिन भारत में सबसे कम एमएमआर कहाँ है? केरल में, ये 43 से 43 है। स्वाभाविक सी बात है कि वो अग्रणी राज्य है, शिक्षा वहाँ पर ज़्यादा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर 43 ही है, मात्र 43 ही एमएमआर रेट है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कुछ पॉइंट्स को लिखा है। ऐसे आपका जो सिलेबस है उसमें मात्र इसकी परिभाषा को दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग का जो नॉलेज है सिर्फ परिभाषा तक ही सीमित ना रहे, बल्कि एक स्वस्थ नागरिक और एक जागरूक नागरिक होने के कारण आपका जो ध्यान है वो समाज की वर्तमान स्थिति तक भी जाए, और जो वर्तमान जो इसका क्या स्थिति है उसके बारे में भी आप लोग जान सकें कि वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है, किस राज्य में मातृत्व मृत्यु दर ज़्यादा है, किस में कम है, इसके क्या कारण है, क्या सरकार, अगर माताएं इतनी मर रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही, तो सरकार इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, कौन कौन से कदम उठा रही है, और क्या इसका लाभ हम जो ग्रामीण स्तर पर भी लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है इस योजनाओं के बारे में, क्या उन तक लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो हम अपने आप को इस योजना का लाभ पहुंचाने में किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मेरा उद्देश्य है कि आप अपने सिलेबस की चीज़ों को तो सीखें ही, इसके साथ साथ एक जागरूक नागरिक भी बने, एक अपना जो योगदान है वह समाज के उत्थान में, देश के उत्थान में, देश के प्रगति में भी दें। और इसका आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो जन जागरूकता के द्वारा आप जन जागरूकता को फैला सकते हैं।
तो देखिए कि भारत में जो ऊंची मातृ मृत्यु दर है, ऊंचा जो हाई एमएमआर रेट है, उसका बहुत सारा कारण है। तो पहला कारण है बाल विवाह। तो बाल विवाह को हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय में भारत में जो कानूनन शादी की उम्र है, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल निर्धारित किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से पहले लड़की की शादी और 21 साल से पहले लड़कों की शादी करता है तो ये कानूनन जुर्म है, अपराध है और इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो अगर हम अपने समाज में बाल विवाह को रोकें तो स्वाभाविक सी बात है कि एमएमआर रेट घटेगा। देखिए होता क्या है कि कम उम्र में मान लिया जाए कि कोई 18 साल से कम उम्र की 15 साल की लड़की है, 16 साल की लड़की है और 17 साल का लड़का है या 15 साल का लड़का है जिसका बाल विवाह हो रहा है, तो वो तो तन मन से तो खुद सयान नहीं है, उसका तो शरीर परिपक्व हुआ नहीं है और उसी बीच में क्या हो रहा है कि माँ बन गया। तो जब वो माँ बन रही है तो वो तो खुद अभी क्या है, उतना परिपक्व नहीं हुआ, उसका शरीर मैच्योर नहीं हुआ है, माँ बनने के लायक नहीं हुआ है और वो माँ बन गई तो क्या वो स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जान पाएगी? नहीं। क्या उसका शरीर सपोर्ट कर पाएगा प्रेगनेंसी के लिए? नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती है। तो बाल विवाह कहीं ना कहीं एमएमआर रेट को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे बाल विवाह में भी कमी आ रही है और सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं बाल विवाह को रोकने के लिए और यह कानूनन जुर्म भी है। इसलिए हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हम लोग अपने आसपास अगर कहीं भी पता चलता है कि हमारे समाज में कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें, उनके माता पिता को समझाने का प्रयास करें कि देखिए आपके बच्चे एवं बच्चियों की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, अभी इसकी उम्र शादी की नहीं हुई है। लड़की की शादी 18 साल के बाद कीजिए और लड़का का शादी जो है 21 साल के बाद कीजिए, क्योंकि तब तक उसको पढ़ने लिखने का भी उम्र एक मौका मिलेगा और उसका शरीर भी बच्चा को जन्म देने के लायक हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते, उसे बाल विवाह करते हैं तो ये कानूनी जुर्म है और आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि समाज में जन जागरूकता फैलाकर भी बाल विवाह को रोक सकते हैं और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में एक अपना सार्थक योगदान दे सकते हैं। दूसरी बात है निर्धनता। निर्धनता देखिए कैसे एमएमआर को घटाता है, ये बढ़ाता है। तो मातृत्व में तो निर्धनता, अब देखिए निर्धनता के कारण यहाँ पे ये सब चीज़ मिला हुआ है, निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता। अब देखिए गरीबी है, गरीबी के कारण क्या हो रहा है कि अब जो माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, जिनको आराम करने की ज़रूरत है लेकिन उन्हें अपने पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उसका स्वास्थ्य जो है गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिसके कारण वो अकाल मृत्यु का शिकार होती हैं। दूसरी बात है कि निर्धनता जब रहेगी तो स्वाभाविक है कि उसे संतुलित आहार मिलने में भी परेशानी होगा। जो गर्भस्थ शिशु के लिए जो पोषक तत्व चाहिए और माताओं को जो खाने के लिए उचित आहार चाहिए, जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऐसी माताएं मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। यदा कदा ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके लिए ही सरकार ने क्या चलाया, राष्ट्रीय पोषण अभियान चलाया है। तो सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इसका लाभ कहीं ना कहीं अभी समाज के प्रत्येक स्तर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता। तो अशिक्षा तो हर समस्या की जड़ है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। जब तक अशिक्षा रहेगी तो लोग उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे और तब तक ये कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगा। और मातृत्व मृत्यु दर को बढ़ाने में भी अशिक्षा, अज्ञानता, रूढ़िवादिता का योगदान है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि पुराने विचारों, पुराने ख्यालों से एकदम जकड़े रहना, उसमें वैज्ञानिक सोच का विकास नहीं हो पाना रूढ़िवादिता कहलाता है। अब देखिए एक और है कि 2 संतानों के बीच कम अंतर का होना। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि एक संतान का जन्म अभी 2018 में हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहा जाता है कि 2 संतान के बीच कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए।
तो होना चाहिए 2018, 21 के बाद आप दूसरे बच्चे को जन्म दें। तो इसके बीच में क्या होगा कि जब आप 3 साल का कम से कम गैप रखते हैं, 2 संतान के बीच में अगर 3 साल का जो आप समय का अंतर रखते हैं, तो उस बच्चे को अपने माँ का भरपूर प्यार भी मिलेगा और वो स्तनपान भी ठीक से कर पाएगा, माँ का दूध भी पीने को मिलेगा, बच्चा को अच्छा से लालन पालन होगा, उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी और माँ का भी शरीर उतने दिनों में क्या होगा कि और भरपाई कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर अज्ञानता है, अशिक्षा है, निर्धनता है, वहाँ पर देखा जाता है और कई बार लापरवाही की वजह से भी ऐसी होती है कि एक बच्चा का जन्म नहीं हुआ कि तुरंत अगले ही मंथ फिर क्या है, प्रेगनेंसी हो गई। तो मतलब एक बच्चा का जन्म हुआ, फिर दूसरा बच्चा आने को तैयार हो गया। तो 2 बच्चों के बीच अगर अंतर नहीं है तो फिर वो बच्चा क्या सही सलामत पल बढ़ पाएगा? नहीं पल पाएगा, उसमें कुपोषण होगा, उसको उचित आहार नहीं मिल पाएगा और जो माँ है उसका भी शरीर तो पूरी तरह से रिकवरी नहीं कर पाता है, उसको जितना एनर्जी चाहिए, उसे जितना पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अकाल मृत्यु की शिकार माँ हो जाती है। ऐसा देखने को आया है। अगला है कि सुलभ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव। जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ है वहाँ तो मातृ मृत्यु दर को रोका जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा है कि स्वास्थ्य सुविधा हर व्यक्ति तक और सुदूर देहात तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि जिस समय डिलीवरी हो रहा है, जिस समय बच्चा का जन्म हो रहा है, प्रसव हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि माता जब शिशु को जन्म देती है तो उसके शरीर से बहुत सारे खून निकलते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो कई बार ऐसी नौबत आती है कि माताओं को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब सुदूर देहात में या ऐसे जगह पर जहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो क्या होता है कि उसे खून के अभाव में, रक्त के अभाव में माता की मृत्यु, शिशु को जन्म देते देते ही माता की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी मातृ मृत्यु दर को बढ़ाने में एक अपना योगदान देता है। कौन? सुलभ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होना। इतिहास में पढ़े होंगे कि इसका शाहजहां की पत्नी मुमताज महल अपने बच्चे को जन्म देते देते ही क्या हुई, प्रसव पीड़ा से मर गई। इसका मतलब कि इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो रुक नहीं पाया। तो जब स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगा, जब डॉक्टर के सानिध्य में, डॉक्टर के सामने अगर कोई माता अपने बच्चे को जन्म देगी तो स्वाभाविक सी बात है, जैसी भी परेशानी होगी डॉक्टर उसका तुरंत इलाज करेंगे, जिससे मरने से, किसी भी माताओं को अकाल मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि असुरक्षित गर्भपात और एनीमिया क्या है? खून की कमी। स्वाभाविक सी बात है, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया के कारण भी जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी, तो शरीर में जब खून की कमी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा कि शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ढो कर ले जाता है, और जब ऑक्सीजन ढोने वाला ही शरीर में नहीं है तो आदमी तो मरेगा ही। तो ये एनीमिया है। असुरक्षित गर्भपात। गर्भपात का मतलब है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको ख़त्म कर देना, उसको गिरा देना, उसको मार देना, उसको हटा देना, तो ये गर्भपात है। तो अगर कभी गर्भपात कराने की नौबत आ जाए, ऐसे गर्भपात सामान्य परिस्थिति में नहीं करवाया जाता है, इसके लिए भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। लेकिन अगर कभी गर्भपात कराने की नौबत आए तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर की देखरेख में कराना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि असुरक्षित गर्भपात कराने से भी मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है, माताओं की मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या देखते हैं कि देश में माताओं की मृत्यु होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बाल विवाह, निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता, 2 संतानों के बीच कम अंतर का होना, सुलभ स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होना, असुरक्षित गर्भपात और एनीमिया जैसे प्रमुख कारण हैं। अब देखिए कि सरकार ने इन सब कारणों का जब अध्ययन किया तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसका लाभ डायरेक्ट माताओं तक पहुँचे, जिसका लाभ समाज के हर तबके तक पहुँचे। उसी के तहत एक पहल है राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तीसरा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। चौथा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
और एक और कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हर एक माताओं तक पहुंच रही है, जिसके कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ रही है, जो यहाँ आपको आंकड़ों से दिख रहा होगा कि 16 से 18 के बीच में 113 पर आ गई है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मातृत्व मृत्यु दर किसको कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखें, एक मोटे तौर पर अगर एक लाइन में कहना हो कि मातृत्व मृत्यु दर है क्या है, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हम लोग WHO का जो परिभाषा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है, उसको लेंगे कि 1 लाख शिशु के जन्म होने पर 1 लाख शिशु के जन्म होने पर जितनी माताओं की मृत्यु होती है उसी को क्या कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर। अर्थात मातृत्व मृत्यु दर की गणना प्रति लाख की जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिए। और फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ हो सके। थैंक यू सो मच।